नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने अंबाजी में किए दर्शन। मेहसाणा में 5800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, विकास की यात्रा रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करने के भी दिए निर्देश। पूर्व नौसैनिक की रिहाई के लिए सरकार करेगी सभी प्रयास। विदेश मंत्री ने परिजनों को दिया भरोसा। कतर में रहस्यमय ढंग से जासूसी का आरोप लगा। सैनिकों को दी गई थी सजाए मौत। छत्तीसगढ़ में नामांकन के अंतिम दिन भूपेश बघेल ने पाटन से दाखिल किया पर्चा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से भरा नामांकन। चुनावी राज्यों में प्रचार हुआ तेज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। मेरी माटी मेरा देश अभियान का मंगलवार को दिल्ली में होगा समापन। प्रधानमंत्री समारोह में करेंगे शिरकत। देश भर से अमृत कलश राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी। और खेल की खबरों में विश्व कप में श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। श्रीलंकाई टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए रखा बड़ा लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में लगभग 5800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित की हैं ये परियोजनाएं, उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू साणंद एन खंड, वीरमगाम सामेख्याली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के बीजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों की रिचार्ज प्रक्रिया परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर बलसाना बैराज, बनासकांडा में पालनपुर पेयजल की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 न्यूनतम तरल निर्वहन क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजना, साबरकांठा केनरोदा देहगाम हरसोल धनसुरा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना, सिद्धपुर पाटन पालनपुर बनासकांडा बयाद अरावली और वडनगर मेहसाणा में सीवेज संयंत्रों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। लगभग 6000 करोड़ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો છે। આ પરિયોજનાઓ, આ બધા પ્રકલ્પો કિસાનોના ભાગ્યને કાયમી એક મજબૂતી આપનારા છે। સમગ્ર ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિકાસ માટે દેશ સાથે જોડવા માટેના કનેક્ટિવિટીના ખૂબ ઉત્તમ પ્રયોગો છે। અમારે મહેસાણાની આસપાસ આપણા જેટલાય જિલ્લા છે, પાટણ હોય, બનાસકાંઠા હોય, સાબરકાંઠા હોય, છેક મહીસાગર હોય, ખેડા હોય, અમદાવાદ હોય, ગાંધીનગર હોય, આવડો મોટો પથારો છે આ વિકાસના કામોનો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा स्थित
प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम ने मां अंबाजी का विधिवत पूजन किया। गौरतलब है कि पीएम 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं और इसके पहले दिन उन्होंने प्रसिद्ध अंबाजी के दर्शन किए। उल्लेखनीय है कि अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में जाना जाता है। मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए अंबाजी मंदिर आते हैं। नवरात्र और दशहरा के समय यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां अंबाजी से देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। અહીં આવતા પહેલા માં અંબાના ચરણોમાં મને આશીર્વાદ લેવાનો મોકો મળ્યો। મને આનંદ થયો અંબા માની રોનક જોઈને, અંબાજી સ્થાનની રોનક જોઈને। માં અંબાના આશીર્વાદ હંમેશા આપણા ઉપર બન્યા રહે। ત્યાં જે પ્રકારે ગબ્બર પર્વતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, એની જે ભવ્યતા નજરે ચડી રહી છે, અને ગઈકાલે મેં મન કી બાત એમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો। ખરેખર જ અભૂતપૂર્વ કામ થઈ રહ્યું છે। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनासकांठा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जिस रास्ते निकला उसके दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने पीएम का गर्मजोशी से अभिवादन किया और प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूल बरसाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने ये भी कहा कि इस बीच ट्रायल पूरा नहीं होता तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को आंशिक रूप से स्थापित किया है। ऐसे में हम याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर रहे हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं कि अलग राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को धोखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही। अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शराब नीति की वजह से केजरीवाल दिल्ली की जनता से आंख नहीं मिला सकती। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है। और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। जो कहा गया ना कि शराब के लिए कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस खास बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अलग हैं हम,
ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। केरल सरकार की नीतियों के खिलाफ एनडीए के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2022 में 16,752 नशीली दवाओं के मामले सामने आए। यह सरकार शराब के खपत को भी बढ़ा रही है और वह अवैध शराब कारोबारियों को भी बचा रही है। The youngsters are being involved in drug abuse. They are involved in drugs. And the government is a mute spectator to it. This government is also involved in enhancing the alcohol consumption. Prime Minister Modi sent 70 lakh sanctions for 70 lakh tap connections in Jal Jeevan Mission. 70 lakh. But Pinarayi Vijayan government has only been able to give tap connection to only 12 lakh people. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भ्रष्टाचार के साथ साथ भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज राज्य में भाजपा की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जनता अब एलडीएफ और यूडीएफ से मुक्ति चाहती है। That LDF and UDF both are the two sides of the same coin. Both are full of nepotism. Both are full of corruption, and both we have witnessed them to be, which I call, deep with corruption and misgovernance. Both are the propagators of misgovernance. And that is why the responsibility of the Bharatiya Janata Party becomes much more. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की अपनी यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में एनडीए बैठक की अध्यक्षता की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल के एर्नाकुलम जिले में कालामासेरी में रविवार को हुए बम विस्फोट में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी है कि 4 लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना में कुल 50 लोग घायल हुए हैं। We have 17 persons in different hospitals. 12 of them are in ICU and 4 are critically ill. 3 of them are ventilated. So we are giving every possible support that is to be provided to them. We are giving that all those support. Let the police conduct the inquiry. They will answer all the questions. आपको बता दें कि कालामासेरी जमरा कन्वेंशन सेंटर में रविवार सुबह 9:40 के करीब धमाका हुआ था। उस वक्त वहां ईसाइयों के एक संप्रदाय की प्रार्थना सभा चल रही थी। बम टिफिन में रखा गया था। डीजीपी केरल ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी है कि घटना में आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एक व्यक्ति डोमिनिक ने घटना के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घटना को लेकर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
वहीं केरल पुलिस ने मलप्पुरम में शुक्रवार को फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता और पूर्व चीफ खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन मामले की जांच शुरू कर दी है। रैली जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट नाम के संगठन द्वारा आयोजित की गई थी। भाजपा ने मामले में कड़ी आपत्ति जताई थी। केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने रैली के पोस्टर को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने सवाल किया था कि कहां है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल की पुलिस। आज केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी रैली और उसमें हमास के आतंकी की वर्चुअल मौजूदगी पर सवाल खड़े किए हैं। The Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address a large gathering of youth and inciting them with radicalism and Hamas, contrary to what Shri Munir says of the Indian Union Muslim League or what Swaraj says of the CPM, is certainly a terror organization that has wrecked lives, raped women, killed children. उन्होंने पिनराई विजयन सरकार सहित कांग्रेस पर राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। That under Chief Minister Pinarayi Vijayan, Kerala has shown increasingly a tolerance towards radical elements and radicalization. That whether it is in June 23's Elattur Kozhikode attempt to burn a train which would have caused, God forbid if he had succeeded, over 200-300 deaths, and the characterization of that person as being mentally ill till it was revealed that he was, till investigation revealed that he was a Zakir Naik, an ISIS sympathizer, and that it was a deliberate attempt at terrorism. That is also in the history. And what I said is that there is a history of appeasement of radical elements by both the Congress and the left in Kerala. अक्टूबर से 5 नवंबर तक CVC सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो देश के सर्वांगीण विकास और प्रगति को सुनिश्चित करता है। ये देशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे सिद्धांतों के प्रति एकजुट रहें। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी अपने संदेश में लिखा है कि ये सतर्कता सप्ताह हमें पारदर्शी और सुशासन के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। भ्रष्टाचार हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है और विकास में एक बड़ी बाधा पहुंचाता है। सभी सरकारी कर्मचारी प्रशासन में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग और उसकी पूरी टीम को शुभकामना प्रेषित करता हूं। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय पहुंचे। जांच एजेंसी ने पहले उनको शुक्रवार को तलब किया था, लेकिन फिर पेशी का समय आगे बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक कर दिया गया। वैभव पर ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर मॉरिशस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड ने ज्यादा प्रीमियम देकर खरीदने के आरोप हैं। तेलंगाना में सिद्दीपेट में बीआरएस पार्टी के सांसद कोठा प्रभाकर रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
वे दुब्बक विधानसभा क्षेत्र से भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। राज्य में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन रहा। वहीं मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए भी नामांकन की आज आखिरी तारीख रही। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 17 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया अपना पर्चा। वहीं इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से भी नामांकन दाखिल किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस खास बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर ये जानकारी साझा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात हुई है। इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है, परिवारों की चिंताओं को पूरी तरह से साझा करती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। इस संबंध में सरकार परिवारों के साथ निकटता से समन्वय बनाएगी। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, जो एक कंपनी के कर्मचारी के तौर पर वहां कार्यरत थे। इन्हें 2022 में हिरासत में लिया गया था। वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी कहा है कि सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे कतर में सजा पाए पूर्व नौसैनिकों को राहत मिले। Court hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. This is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. 30 अक्टूबर यानी कि आज मेरी माटी मेरा देश का 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमृत कलश यात्रा के समापन अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी औपचारिक पोशाक में कर्तव्य पथ पहुंचे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अमृत कलश से मिट्टी चावल को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए कर्तव्य पथ पर एक विशाल अमृत कलश में समाहित किया गया। इस मिट्टी का उपयोग मंगलवार को अमृत वाटिका का निर्माण के लिए होगा, जो देश के शहीदों को एक विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर कोने से बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों में मनाया। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन करके विकसित भारत देश करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं। देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और ये साफ नजर आता है तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर हमारे गुजरात तक। कहीं पर कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र से भारी संख्या में युवा हैं
और जोश देख रहे हैं। तपती धूप में भी ये युवा, इनका जोश कोई कम नहीं कर पा रहा है। और हाथों में तिरंगा लिए, ये तिरंगे की ताकत है, ये तिरंगे की शान, आन बान शान के लिए युवा कहीं से भी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। और अब खेल से जुड़ी खबर। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 242 रन का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।